जीवन है अनमोल। सौरभ के दिमाग में विचारों का बवंडर चल रहा है। वह आया तो है खुशी के मौके पर। उसकी भांजी यानी सरिता दीदी की बेटी पिन्नी के जन्मदिन पर। देखते ही देखते वह 1 वर्ष की हो गई, पर पता नहीं क्यों सरिता दीदी खुश नहीं, डरी सहमी सी नजर आ रही हैं। उसकी कातर आंखें कुछ कहना चाह रही हैं। इस समय वह रसोई में जन्मदिन की तैयारी में लगी हैं। सरिता दीदी उससे 4 वर्ष ही बड़ी हैं, पर माँ पापा उसके बीए की परीक्षा खत्म हुई नहीं कि उसकी शादी के लिए बेचैन हो गए थे। दीदी ने कहा भी था कि उसे बीएड कर लेने दो, वह स्कूल में पढ़ाना चाहती हैं। संयोग ऐसा हुआ कि उसकी मामी एक रिश्ता लेकर आ गई। वह उनके दूर के भाई का बेटा था। लड़का भी अच्छी कंपनी में इंजीनियर था। हाँ, उनकी मांग कुछ अधिक थी। कैश, गहना, घर गृहस्थी के सामान। उस समय दोनों भाई बहन ने मिलकर इस लेन देन वाली शादी का विरोध किया था, पर पापा ने कहा कि बेटी को शादी के समय घर गृहस्थी के सामान, गहने कपड़े तो दिए ही जाते हैं। हालांकि उन्हें अपने पीएफ के और कुछ अपने दोस्तों से लोन लेना पड़ा। शादी में 5 लाख कैश दिया। टीवी, फ्रिज, अलमारी, पलंग और दीदी को गहने भी। शादी शहर के एक होटल से की। बारातियों के रहने खाने का भी अच्छा इंतजाम किया। शादी के दूसरे दिन से ही खरमास हो गया। इसीलिए शादी के बाद सरिता दीदी पहली बार मायके लगभग 1.25 महीने बाद ही आ पाई। सौरभ उसे लाने गया था। 3 घंटे के सफर में उसने देखा वह कुछ बोल नहीं रही हैं। किसी भी बात पर जवाब हाँ हूँ में देकर चुप हो जाती। घर पहुंचकर सरिता अपनी माँ के गले लगते ही सुबकने लगी। वैसी रुलाई तो विदाई के समय भी नहीं थी। माँ ने सोचा कि इतने दिनों के बाद मिली हैं, शायद इसीलिए शाम को पापा ऑफिस से आकर सरिता से पहली बार मिले तो हैरान हो गए। अपनी चहकने वाली बेटी उन्हें कुछ अलग लगी। रात में खाने के बाद जब चारों बैठे तो सरिता से उसकी माँ ने गुरेदते हुए पूछना शुरू किया, कैसे हैं रे वहाँ सब? तू खुश तो है ना? क्या बात है, तुम कुछ बोल ही नहीं रही। माँ के इतने सारे सवालों के बीच सरिता अपने दर्द को छुपा न सकी। उसने कहा, वे लोग क्या खाक अच्छे हैं, उन्हें लड़की से नहीं, उन्हें तो सामान से शादी करनी चाहिए थी। क्या? घबराते हुए पिता की आवाज आई। हाँ हाँ, हर समय जो नहीं मिला उसी का ताना देते रहते हैं। तुम्हारे पापा ने दिया ही क्या है? अरे सामान और चाहत का कोई अंत है। लालची लोगों को इससे क्या मतलब? अभी आते समय सास ने कहा कि यहाँ आना है तो मोटर बाइक लेकर ही आना। पिता तो बेटी का उतरा हुआ मुंह ताकते रह गए। अरे हमने तो अपनी हैसियत से बहुत अधिक दिया है। दामान बाबू कौन सा कम कमाते हैं, वह तो खुद खरीदने की हैसियत रखते हैं। यह माँ का कहना था। यही तो वे कहते हैं, इतनी अच्छी नौकरी वाले दामाद को ठग दिया। फिर उसके बाद सरिता की माँ ने
उसकी मामी यानी अपनी भाभी से बात की। उन्होंने उसकी सास को समझाने की बात कही। वह उल्टे कहने लगी, अरे ननंद रानी, इसमें क्या समझाना, लोग तो आजकल आसानी से कार तक दे देते हैं, यह कौन सी बड़ी बात है। अब सरिता का परिवार समझ गया कि वे फंस गए हैं। उसी समय सौरभ ने अपने पिता से कहा कि पापा दीदी को मत भेजो, यहीं रहने दो। पागल है क्या, शादी के बाद लड़की ससुराल में रहती है, वहीं उसका घर है। माँ ने भी हाँ में हाँ मिला दिया। हाँ, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। इतनी होशियार कामकाजी मेरी बेटी है कि सबका दिल जीत लेगी। और सरिता के मम्मी पापा के अनुसार दिल जीतने के लिए 1 साल पूरे होते उसकी गोद में एक बेटी भी आ गई। उसकी माँ को लगा कि अब उनकी बेटी अच्छे से सेटल हो जाएगी, अब उसे और अच्छे से रखेंगे। उन्हें तो पता ही नहीं था कि सरिता की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना और बढ़ गई। अब उसकी सास बेटी के जन्म पर ताना देने लगी। वह तो यहाँ तक कहती कि बेटे की दूसरी शादी कर देगी। सरिता की जब से शादी हुई वह तो ससुराल में ही रह गई। पति तो दूर दूसरे शहर में नौकरी करता है। सरिता सारा दिन काम करती रहती, लेकिन सास बेटे को कह देती, करती ही क्या है, पलंग तोड़ती रहती हैं। हमेशा शांत रहने वाली सरिता के बारे में कह देती, हर बात के लिए उसके पास बहाना होता है और यह बहस करती रहती हैं। अब पति उससे क्या जुड़ता, वह तो उससे दूर था ही, मन से भी दूर होता गया। सरिता की स्थिति साफ सचुंदर वाली हो गई। वह तो समझ नहीं पाती कि शादी से उसे क्या मिला है। जिस घर में उसे भरपेट खाना नहीं दिया जाता, बात बात पर ताना दिया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, वहीं उसका घर कैसे हुआ। यहाँ तक कि बात करने पर भी पाबंदी है। एक बार सबसे छुप कर उसने अपनी माँ से फोन पर कहा, मम्मी मुझे कुछ दिनों के लिए बुला लो ना। हाँ हाँ बुला लूंगी बेटा, लेकिन ध्यान रखो वही तो तेरा घर द्वार है, उसे संभालो। सरिता को कभी कभी लगता कि एक लड़की की शादी कर देना ही एक माँ बाप की जिम्मेदारी होती है क्या। उसके बाद वे उससे मुक्त हो जाते हैं। बेटी मर रही है या जी रही है, उससे अधिक उन्हें परिवार और समाज के सोच की चिंता है। कुछ दिन पहले ही तो सौरभ अपनी बहन से मिलने गया। वह समझ गया कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। सरिता ने धीरे से कहा, भी सौरभ तुम वहाँ ले चलो, मैं स्कूल में नौकरी करके अपनी और बिन्नी की देखभाल कर लूंगी, किसी पर भी बोझ नहीं बनूंगी। उस समय तो सौरभ उसे पापा से बात करके ले जाने का आश्वासन देकर आ गया था। अचानक सौरभ की तंद्रा टूटी। वह तो विचारों के सागर में गोते लगाते भूल ही गया था कि सरिता दी के ससुराल में है। कुछ पड़ोसी के बच्चे और बिन्नी के दादा दादी, बुआ फूफा उनके बच्चे खड़े हैं। उनके साथ बिन्नी केक काटने वाली हैं, लेकिन सरिता दी अभी भी किचन में है। एक तो बिन्नी का पिता भी नहीं आया है, पता नहीं उसे कभी छुट्टी क्यों नहीं मिलती। इन लोगों ने दी से शादी की है या नौकरानी पा लिया है, सोचता वह भी
केक काटने में शामिल हो गया। उसने देखा सरिता दी को छोड़कर पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। आखिर बात क्या है? खाना पीना होते रात अधिक हो गई। किसी ने सौरभ को रुकने को नहीं कहा, पर वह रुक गया। दूसरे दिन सुबह नाश्ता पानी होने के बाद उसने दी की सास की ऐसे मक्खन भाजी की। थोड़ा नानुकुस करने के बाद उसे बिन्नी और दी को पार्क ले जाने की इजाज़त मिल गई। घर से निकलते ही ऐसा लगा कि सरिता दी जेल से निकल कर आई हैं। उसने बताया कि जन्मदिन मनाना तो एक बहाना है। जो नंद नंदोई आए हैं, सबने उसे जलाकर मारने का प्लान बनाया है। उसने उनकी बातें सुन ली हैं। लोग सामान के लिए इतने भी निर्दयी हो सकते हैं। उनके दिल में जरा भी ममता प्रेम नहीं है। सौरभ ने निर्णय लेने में 1 मिनट भी नहीं लगाई। उसने ऑटो वाले को बस स्टैंड ले चलने को कहा। दोनों बस में सवार हो चुके हैं। सरिता दी दहेज की बलि देवी पर नहीं चढ़ेगी। जीने का अधिकार तो सरिता दी के सास ससुर ननद नंदोई और उसके पति को नहीं, जो आदमी के वेश में राक्षस हैं। वह उन लोगों पर प्रताड़ना और दहेज के लिए मुकदमा करेगा और उनको जेल की सलाखों के अंदर करके ही दम लेगा। बस अफसोस उसे इसी बात का लग रहा है कि काश मम्मी पापा ने पहले ही सरिता दी की बात मानी होती। शादी के बाद भी उसे छूट दी होती कि वह अपनी जिंदगी अपने अनुसार जिए, तो आज यहाँ से जान बचाकर भागने की जरूरत नहीं पड़ती। पहले तो दहेज लेने वालों के यहाँ शादी करनी ही नहीं चाहिए। आए दिन तो दहेज हत्या से संबंधित समाचार हम देखते हैं। फिर भी बहन बेटियों के साथ घरेलू हिंसा होने पर भी उसे ही एडजस्ट करने की सलाह देते हैं। लोगों की चिंता छोड़ हमें अपनी बेटियों की चिंता करनी चाहिए। बेटियों को भी बेटों के समान पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े होने की छूट देनी होगी, ताकि दहेज के लिए किसी अनमोल जीवन का अंत न हो। सौरभ को लगा कि बस से बाहर नजर आ रहे पेड़ों, पत्तों, फूलों और इन पंछियों की तरह की जीवन उन्मुक्त और खुशहाल होना चाहिए।